बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इस लेक्चर में एफएससी पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 3 वेक्टर्स की एक्सरसाइज 3.3 करेंगे। 3.3 के हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चंस कर चुके हैं और उसके अंदर हमने डिफरेंट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करना सीखा और दो वेक्टर्स का ऑर्थोगोनैलिटी चेक किया कि दो वेक्टर्स ऑर्थोगोनल कब होते हैं। तो दो वेक्टर्स ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर तब होते हैं जब उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल हो। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। गिवन द वेक्टर्स a and b as follows: a vector and b vector, find in each case the projection of a on b and of b on a। हमारे पास दो वेक्टर्स गिवन है, हमने एक वेक्टर का प्रोजेक्शन b दूसरे वेक्टर के ऊपर फाइंड करना है और b वेक्टर का प्रोजेक्शन a वेक्टर के ऊपर फाइंड करना है। एक्चुअली ये दोनों एक फार्मूलाज हैं। इन फार्मूलाज के अंदर जस्ट आपने देखना है कि हमने क्या फाइंड करना है और उसके अंदर पुटिंग करनी है और बस उसका सोल्यूशन निकाल लेना है। सबसे पहले ए डॉट बी हम फाइंड करेंगे। ए डॉट बी फाइंड करने के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि अच्छा इसमें ए वेक्टर दिया हुआ है, इधर इसने थोड़ी सी मिस्टेक की हुई है। शायद इधर ए वेक्टर में हमारे पास 2i भी आता है, तो ये 2i माइनस 3/2j प्लस 4/5 के यहाँ पे 2i मिसिंग है, तो ये आपने अपनी बुक से देख लेना है। वेक्टर ए होगा हमारे पास डॉट प्रोडक्ट विद बी। तो इसमें हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट में देखा था कि आई वाला वेक्टर आई वाली टर्म आई के साथ मल्टीप्लाई होगी, जैसे कि आई के साथ इधर 2 है और इधर आई के साथ 1 है, तो 2 1s आर 2 और आई डॉट आई 1 हो जाता है। ठीक है, -3/2 को मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट 2 से, तो ये आपके पास 3/2 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा और 4/5 मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट 5 से, तो ये हमारे पास 4 स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाई 5 आ जाएगा। इसमें मैं फिर बता रहा हूँ, आई डॉट आई 1 हो जाएगा, जे डॉट जे 1 हो जाएगा और के डॉट के 1 हो जाएगा। तो इसमें हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम 2 5 ज़ा 10, 10 को इससे मल्टीप्लाई करें 2 से 20, तो 10 इस सारे के नीचे आ जाएगा और 20 माइनस 3 स्क्वायर रूट। अब अब 10 अगर इधर रखा जाए तो ये आपके पास 2 10 से कैंसिल होगा, 5 आ जाएगा, 5 3 ज़ा 15 आ जाएगा, 15 स्क्वायर रूट 2। इसी तरह जब 10 इधर रखा जाए तो 5 10 से कटेगा, 2 आएगा, 2 4 ज़ा 8, तो 8 स्क्वायर रूट 6 आ जाएगा, 8 स्क्वायर रूट 6 बाई 10। तो ये ए डॉट बी आपके पास फाइंड हो चुका है। नाउ वी फाइंड बी मैग्नीट्यूड। अब हमने बी मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड किया जाता है? स्क्वायर रूट और बी वेक्टर के जो आई जे के कंपोनेंट्स के जो कोफिशिएंट्स हैं उनका स्क्वायर करके सम करते हैं स्क्वायर रूट के अंदर। तो बी का अगर देखा जाए तो आई के साथ 1 पड़ा हुआ है, तो ये 1 का स्क्वायर प्लस जे के साथ माइनस स्क्वायर रूट 2 पड़ा हुआ है, तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, इधर आप माइनस रख लें तो फिर भी ठीक है, ना रखें फिर भी ठीक है। वैसे फार्मूला के अकॉर्डिंग आपको रखना चाहिए। ठीक है, ये वैसे इवन पावर होने की वजह से वो प्लस हो जाएगा, इसलिए ये माइनस को इधर माइनस रख ही नहीं रहा। प्लस स्क्वायर रूट 6 का स्क्वायर, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास 3 आ जाएगा। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, अब ये फार्मूला मैं आपको बताने जा रहा था, मैंने आप लोगों को क्वेश्चन के स्टार्ट में बताया था, ये असल में दो फार्मूलाज हैं। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इक्वल होता है ए डॉट बी बाई बी का मैग्नीट्यूड, इसलिए उसने सबसे पहले ए डॉट बी फाइंड किया था, फिर बी का मैग्नीट्यूड फाइंड किया था। अब जो ए डॉट बी आया था उसने ए डॉट बी पुट कर लिया, ये 20 माइनस 15 स्क्वायर रूट 2 प्लस 8 स्क्वायर रूट 6/10, और नीचे बी का मैग्नीट्यूड 3 आया, तो ये इसने नीचे 3 रख दिया। अब ये 3 नीचे पड़ा हुआ है, ये 3, अच्छा ये इसका 10 जो है, ये 10 इस 3 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। ठीक है, ये 10 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 30 हो जाएगा, तो ये आपके पास इसका सोल्यूशन है।
तो पार्ट नंबर 2, इसके अंदर भी दो वेक्टर्स गिवन है। अब बी का प्रोजेक्शन हमने देखना है ए के ऊपर। तो सिंपल आपने फार्मूला यही रखना है, प्रोजेक्शन ऑफ जस्ट आपने बी पहले रख लेना है, ए बाद में। प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए इक्वल टू, इधर आपने क्या लिखना होगा, बी डॉट ए डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड। ठीक है, जिस चीज़ के ऊपर प्रोजेक्शन देखा जाता है उसका मैग्नीट्यूड नीचे होता है। ठीक है, तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी था, जब बी के ऊपर प्रोजेक्शन फाइंड कर रहे थे तो बी का मैग्नीट्यूड नीचे रखा गया था और ऊपर दोनों का डॉट प्रोडक्ट। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट आप ए डॉट बी से फाइंड करें या बी डॉट ए से फाइंड करें, आंसर दोनों का सेम होगा। ठीक है, वो आपकी मर्जी है। बस आपने इसमें एक चीज़ याद रखनी है कि जिस चीज़ के ऊपर प्रोजेक्शन होगा, जैसे बी के ऊपर है ए का, तो वो बी का मैग्नीट्यूड नीचे है। जब बी का ए के ऊपर होगा तो फिर ए का मैग्नीट्यूड नीचे होगा। तो ये आप लोग देख सकते हैं, बी डॉट ए बाई ए का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये आपके पास बी का ए के ऊपर प्रोजेक्शन है, तो जस्ट इसके अंदर वैल्यूज पुट किए हैं और इसका सोल्यूशन आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर, व्हाट इज द कोसाइन ऑफ द एंगल विच द वेक्टर दिस मेक्स विद वाई एक्सिस। हमने कोसाइन एंगल फाइंड करना है। ठीक है, इस वेक्टर का वाई एक्सिस के साथ। गिवन अब एक वेक्टर तो दिया हुआ है, इसको ए का नाम दे देंगे, और दूसरा वेक्टर हम बी कह लेंगे और वो वाई एक्सिस था। वाई एक्सिस के साथ यूनिट वेक्टर क्या होता है, जे। तो इसलिए हम b इक्वल टू जे लेंगे। ठीक है, अगर लेट्स सपोज इधर x एक्सिस होता तो आप लोग b इक्वल टू आई ले लेते, अगर z एक्सिस होता तो b इक्वल टू k ले लेते। इसलिए आपने इधर देखना है कि दूसरा वेक्टर क्या होगा। ठीक है, दूसरा वेक्टर लिखा नहीं हुआ, फिर मैं बता रहा हूँ कि ये कह रहा है कि द वेक्टर दिस मेक्स विद वाई एक्सिस, मतलब कोसाइन जो है वो अपना एंगल बना रहा है विच द वेक्टर दिस एंड वाई एक्सिस, मतलब ये वाला वेक्टर वाई एक्सिस के साथ अपना एंगल बना रहा है। तो वाई एक्सिस भी एक वेक्टर ही है, तो वाई एक्सिस अब वेक्टर है तो वाई एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या होता है, जे। तो उसको हम बी का नाम दे देंगे। ए और बी दो वेक्टर्स हो गए, क्योंकि देखें एंगल जब भी देखा जाता है तो दो चीज़ों के बीच में देखा जाता है। दो, जैसे कि दो लाइंस के बीच में देखा जाता है, तो इधर हम वेक्टर्स की बात कर रहे हैं तो दो वेक्टर्स के बीच में एंगल को कैलकुलेट किया जाएगा। तो एंगल फाइंड करने के लिए सबसे पहले इसने ए डॉट बी फाइंड कर लिया। ठीक है, अब बी में हमारे पास ना तो आई था ना के था, तो आई जीरो आई हो गया और के वाला भी जीरो के हम लिख सकते हैं, जीरो आई प्लस जे प्लस जीरो के। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लें तो आपके पास जस्ट वन आ जाएगा, क्योंकि देखें इसमें तो जे है और इसमें भी जे, बाकी दोनों तो जीरो हो जाएंगे इनके साथ। तो इसलिए जे के साथ भी वन है, इधर भी जे के साथ वन है, तो ये जे का डॉट प्रोडक्ट ले रहा है जे के साथ। तो वो जे डॉट जे आपको मैंने बताया था वन होता है, सेम वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट वन होता है। ठीक है, अगर इनके साथ कोई और कोफिशिएंट्स होते तो वो आपस में मल्टीप्लाई होकर वो आ जाता। ठीक है, अब ए का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। ए का मैग्नीट्यूड आप लोगों ने सिंपल आई जे के कोफिशिएंट्स का स्क्वायर लेके सम कर देना। ठीक है, तो बी के इसी तरह बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, जे का मैग्नीट्यूड, और जे का मैग्नीट्यूड क्या होगा, स्क्वायर रूट। आपके पास आई के साथ जीरो है तो जीरो का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस जीरो का स्क्वायर, तो वो वन का स्क्वायर होगा तो स्क्वायर रूट वन वन ही होता है। ठीक है, तो बी का मैग्नीट्यूड वन ही आ गया। फार्मूला क्या होगा, कॉस थीटा, कोसाइन असल में कॉस होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, cos थीटा इक्वल टू ए डॉट बी बाई ए मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड। ये फार्मूला आप लोगों ने पक्का याद रखना है, जब भी दो वेक्टर्स के बीच में वो एंगल फाइंड करने को कहे तो आप लोगों ने ये फार्मूला लगाना होगा, cos थीटा इक्वल टू ए डॉट बी बाई ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। अब देख लें इस फार्मूला में जस्ट आपने सिंपल दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है और दोनों वेक्टर्स का अलग अलग से मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो सिंपल आप इनमें पुटिंग कर दें, ए डॉट बी का आंसर वन आया था, ए मैग्नीट्यूड का आंसर टू आया था, बी मैग्नीट्यूड का वन, तो वन बाई टू आ गया। तो cos थीटा इक्वल टू वन बाई टू, ये कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन दी गिवन टू वेक्टर्स है। ठीक है, a force F acts through a displacement S, find the work done। हमारे पास एक फोर्स दी हुई है और एक डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, हमने वर्क डन फाइंड करना है। ठीक है, तो वर्क डन का आपने फार्मूला आपको पता होगा, फिजिक्स के स्टूडेंट्स को पता होगा कि ये इसको एफ का, अच्छा चलें इसको एफ का नाम दे देते हैं, इस एस को डी का नाम दे देते हैं, देन वर्क डन इज एफ डॉट डी। तो एफ और डी का डॉट प्रोडक्ट लेना है। अच्छा, अगर आप लोग इसको डी का नाम नहीं भी देते, आप लोग एस ही रखते हैं इसको, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोगों ने फिर इधर एफ डॉट एस लिख लेना है। ठीक है, तो एफ डॉट एस, तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना, माइनस टू आ जाएगा, तो ये आप लोगों ने लिख लेना वर्क इक्वल टू एफ डॉट एस इक्वल टू माइनस टू यूनिट। तो माइनस टू यूनिट आंसर आ चुका है। ठीक है, आप लोग, मैं फिर बता रहा हूँ, एस रखें या डी रखें बात एक ही है। ठीक है, एस रख लें ज़्यादा बेहतर रहेगा, आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा। ठीक है,
तो एफ डॉट एस भी फार्मूला होता है। ये असल में एफ डॉट डी इसलिए लगा रहा है कि मोस्टली फिजिक्स के अंदर जो है ना वो डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी की बात की जाती है, इसलिए वो एस को डी लेट कर रहा है। फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स एफ इन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम पॉइंट ए टू द पॉइंट बी। अब इस क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 9 में डिफरेंस क्या है? इसमें एफ दिया हुआ है और एस दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, ठीक है, दो पॉइंट्स के बीच में डिस्प्लेसमेंट गिवन है। अब हमारे पास दो पॉइंट्स गिवन है और हमने डिस्प्लेसमेंट खुद फाइंड करना है उन दोनों पॉइंट्स के बीच में कि डिस्प्लेसमेंट बनता कितना है। तो ए और बी दो पॉइंट्स गिवन है, तो आपने सिंपल एस इक्वल टू ए बी लिख लेना है। और ए बी आपको पता है बी पहले होता है, ठीक है, बी माइनस ए होता है। ये बी इसने लिख लिया माइनस ए बाद में, ठीक है, ए के कंपोनेंट्स बाद में लिख लिए। तो फर्स्ट कंपोनेंट में से आपने फर्स्ट को माइनस करना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 5 + 2 हो जाएगा। और जीरो में से -1 करना है और 3 में से 2 को माइनस करना है, तो ये आपके पास 7 -1 और 1 आ जाएगा। तो ये आपके पास 7 के साथ आई लिख सकते हैं, -1 के साथ जे और 1 के साथ के। तो ये एस आ चुका है और ये एफ आ चुका है। फिर आप लोग वही फर्क वर्क का फार्मूला लगाएं, एफ डॉट एस। तो मैंने ऊपर आप लोगों को बताया भी था कि एफ डॉट एस भी आप लोग लगा सकते हैं। ये देख लें, ऊपर उसने एफ डॉट डी लगाया हुआ था, इधर एफ डॉट एस लगाया हुआ है, तो इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है, आप लोगों की मर्जी है, आप लोग जिस तरह से चाहे रख लें। तो इसमें एफ डॉट एस का 12 सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, जब आप एफ को आई जे के की फॉर्म में लिख रहे हैं तो फिर आपने एस को भी आई जे के की फॉर्म में लिखना है। ये ना हो आप लोग एफ को आई जे के की फॉर्म में लिख के और साथ में इधर एस को इसी फॉर्म में लिख दें, फिर आप लोग सोचते रहें कि हाँ अब क्या करें, इसमें तो आई जे के हैं और इसमें तो मौजूद ही नहीं है। तो इसलिए इस जब एक वेक्टर को आई जे के की फॉर्म में लिखते हैं तो दूसरे वेक्टर को भी आई जे के की फॉर्म में लिखते हैं, तभी वो दोनों आपस में सिंप्लीफाई हो सकते हैं, या उनका डॉट प्रोडक्ट लिया जा सकता है या क्रॉस प्रोडक्ट, जो भी फाइंड करना हो। क्वेश्चन नंबर 11, शो दैट दी वेक्टर्स दीज थ्री वेक्टर्स फॉर्म अ राइट ट्रायंगल। अब ये तीन वेक्टर्स हैं, वो कह रहा है कि ये एक राइट ट्रायंगल बनाते हैं। राइट ट्रायंगल मतलब इन तीनों को पहले नाम दे देना है, ए बी सी। और जब इन तीनों को नाम दे दिया, फिर इन तीनों का आपने आपस में डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है, ए का बी के साथ, बी का सी के साथ, सी का ए के साथ। कोई से दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो आ गया तो इसका मतलब ये राइट ट्रायंगल है, क्योंकि देखें दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमने क्या पढ़ा था कि वो परपेंडिकुलर होते हैं दोनों वेक्टर्स। और जब दो वेक्टर्स कोई से परपेंडिकुलर हो जाएंगे तो इट्स मीन कि आपके पास ये 90 का एंगल बना रहे हैं आपस में, तो ये फिर आपके पास राइट ट्रायंगल होगा। गिवन वेक्टर्स ए बी सी का नाम दे दिया। नाउ ए का डॉट सी के साथ चेक किया, इन्होंने डायरेक्ट चेक कर लिया, ठीक है, ए डॉट सी, तो ये जीरो आ गया, तो आपने लिखना है कि एस ए डॉट सी इक्वल टू जीरो। सो ए एंड सी आर परपेंडिकुलर एंड व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन दे फॉर्म अ राइट ट्रायंगल, हेंस गिवन वेक्टर्स फॉर्म अ राइट ट्रायंगल। तो ये आपको ये वही स्टोरी लिखी हुई है जो कि मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ, ठीक है। अच्छा, शो दैट द सेट ऑफ पॉइंट्स पी क्यू एंड आर फॉर्म अ राइट आइसोलेस ट्रायंगल। अब वो एक तो राइट ट्रायंगल बनाते हैं और दूसरा आइसोलेस। आइसोलेस वो होता है कि जिसमें दो वेक्टर्स जो हैं वो आपस में इक्वल हों। गिवन दैट, सबसे पहले हम पी क्यू फाइंड कर लेंगे। पी क्यू के लिए आपको पता है क्यू पहले लिखेंगे, माइनस पी को बाद में लिखेंगे। 1 - 1 करेंगे, 1 - 0 करेंगे और 1 - 1 करेंगे, ये 0 1 0 आ जाएगा पी क्यू। इसी तरह पी आर फाइंड करेंगे, 0 1 - 1 आ जाएगा, और क्यू आर फाइंड करेंगे, 0 0 - 1 आ जाएगा। देयर मैग्नीट्यूड, अब इनका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। पी क्यू का मैग्नीट्यूड इक्वल टू स्क्वायर रूट पी क्यू की वैल्यूज कंपोनेंट्स क्या आए थे, उनके कंपोनेंट्स का स्क्वायर लेके सम कर देना, 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो ये आपके पास 1 आ जाएगा। और क्यू आर का मैग्नीट्यूड फाइंड करें, वो भी 1 आता है, ठीक है। लेकिन पी आर का मैग्नीट्यूड फाइंड करें तो वो 2 आएगा, ठीक है, स्क्वायर रूट 2। तो पी आर का तो स्क्वायर रूट 2 है, लेकिन पी क्यू का मैग्नीट्यूड 1 है और क्यू आर का भी मैग्नीट्यूड 1 है। तो इस मीन कि आपके पास इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ दोनों की इक्वल है, ठीक है, मतलब 1 1। तो मैंने आपको बताया था आइसोसेलेस ट्रायंगल वही होती है जिसमें एक ट्रायंगल ऐसी होती है कि जिसके दो साइड्स का लेंथ बराबर हो, ठीक है, जैसे कि 1 और 1। तो ये आपने 1 और 1 तो शो कर दिया, ठीक है, ये आइसोसेलेस तो हो गया, लेकिन अब हमने राइट ट्रायंगल शो करना है। राइट ट्रायंगल के लिए आपने कोई से दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो करना होता है। तो पी क्यू का क्यू आर के साथ, ये जिनकी लेंथ इक्वल हुई है इन्हीं का हम चेक कर लेते हैं, पी क्यू डॉट क्यू आर। तो पी क्यू को आपने लिख लेना है आई जे के की फॉर्म में। ये पी क्यू ये है 0 i + 1 j + 0 के, ठीक है। और क्यू आर 0 i 0 j - k, ये।
तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो आप देख सकते हैं कि इधर ये 0 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, 1 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर खत्म हो जाएगा, और 0 -1 के साथ मल्टीप्लाई होकर वो भी खत्म हो जाएगा। तो ये तीनों 0 हो गए, तो ये 0 आ गया। इट्स मीन कि आपके पास ये दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया। सिंस पी क्यू एंड पी आर परपेंडिकुलर एंड पी क्यू इक्वल टू क्यू आर की मैग्नीट्यूड। तो ये दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, और ऊपर हमने जो इनकी लेंथ 1 1 शो की थी, इसका मतलब ये था कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो दस गिवन वेक्टर्स फॉर्म अ राइट आइसोलेस ट्रायंगल। इसने दो वर्ड्स यूज किए हैं, राइट और आइसोलेस। राइट का मतलब होता है दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं आपस में, और आइसोलेस का मतलब है कि उसके दो लेंथ, कोई सी दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए। तो वो जिन वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल था, उन्हीं वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, ठीक है। तो ये राइट आइसोलेस ट्रायंगल है। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रूव दैट द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। हमने सेमी सर्कल के अंदर एक राइट एंगल बनानी है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो सेमी सर्कल आपको पता है कि हाफ सर्कल होता है, ठीक है। ये इसने ड्रा किया हुआ है। इसके अंदर इसने एक ट्रायंगल बनाई हुई है, और सेंटर को ओ का नाम दे दिया। ये ए हो गया, और ये बी हो गया, और ये पॉइंट पी हो गया। अब इसके अंदर हमने ये शो करना है कि इधर इसने ये इधर से भी लाइन ड्रा करनी थी। ये इसने मिस्टेक की हुई है, ठीक है। ये इधर से आपने लाइन ड्रा कर लेनी है, ठीक है। इधर से मैं लाइन ड्रा कर देता हूँ। ये इधर से इस तरह से ड्रा कर लेनी है, ये तब ट्रायंगल बनेगी, ठीक है। फिर आपने ये देखना है कि आपने बताना है कि ये 90 का एंगल बनाता है, ठीक है। अच्छा, फ्रॉम द फिगर वी हैव, अब इसके अंदर वो कह रहा है ए ओ की लेंथ, बी ओ बी की लेंथ, और ओ पी की लेंथ, ये तीनों लेंथ्स आर के इक्वल हैं। अच्छा, ये देखें, ये भी एक रेडियस है। सेंटर से लेकर इस सर्कल के किसी भी पॉइंट तक आपको पता है रेडियस होता है, ठीक है। ओ पी भी एक रेडियस है, ओ बी भी एक रेडियस है, इसलिए उसने तीनों को इक्वल टू आर रख लिया है। इन ट्राइंगल ए ओ पी, ट्राइंगल ए ओ पी के अंदर ए पी इक्वल होगा। अब ये देखिए, ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के अंदर आपने उन वेक्टर्स का सम लिखना है, रिजल्टेंट इक्वल होता है बाकी दो वेक्टर्स के सम के। तो ए पी इक्वल होगा ए ओ प्लस ओ पी, ठीक है। तो ये वही लिखा हुआ है। तो इसके अंदर हमने ए पी इक्वल टू ए ओ, इसने ओ पी पहले ही लिख लिया, ए ओ को बाद में लिख लिया। ये क्वेश्चन नंबर 1 होगी, ठीक है। दूसरे नंबर पे इसने क्या किया है, ओ पी इक्वल टू ओ बी प्लस बी पी। ओ पी इसने लिख लिया है ओ पी इक्वल टू ओ बी प्लस बी पी। इधर भी एक वो आपने लाइन, वो जो मैं लाइन ड्रा कर रहा था ना, वो लाइन आपने ड्रा करके आपने लिखना है कि ओ बी इक्वल टू ओ पी इक्वल टू ओ बी प्लस बी पी। ये दो ट्रायंगल्स बन रही हैं, ठीक है। वो ओ पी डिवाइड कर रहा था दो ट्रायंगल्स में, तो दोनों का आपने इस तरह रिजल्टेंट में लिख लेना है। बी पी आपने लिख लेना है, बी पी इक्वल टू ओ पी, ओ बी को उधर जाके माइनस कर देना है। तो ये बी पी इक्वल टू ओ पी माइनस ए ओ हो गया। अब ये ओ पी है, और ओ बी तो हम देख चुके थे कि ओ बी और ओ ए बराबर हैं दोनों, ए ओ बराबर हैं, तो ये ए ओ लिख लिया इसकी जगह। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का डॉट प्रोडक्ट ले लेना है। उधर ए पी फाइंड किया था, इधर बी पी फाइंड किया, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिया। ए पी की वैल्यू पुट की, और बी पी की वैल्यू पुट की, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिया। तो ये देखें, दोनों सेम चीज़ें हैं, जस्ट माइनस का फ़र्क है। तो ओ पी का स्केयर माइनस ए ओ का स्केयर। तो ये आपने क्या लिख लेना है, आर ए ओ पी की वैल्यू भी आर की इक्वल है, ए ओ की वैल्यू भी आर की इक्वल है। दोनों की जगह आर पुट करना है, आर स्केयर माइनस आर स्केयर कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। तो ये देख लें, ए पी डॉट बी पी इक्वल टू 0 हो गया। तो दिस मीन्स ए पी इज परपेंडिकुलर टू बी पी। तो ये आपके पास ए पी बी पी के परपेंडिकुलर हो चुका है। सो मेजर एंगल पी इक्वल टू 90, दस द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट ट्राइंगल। इसका मतलब कि सेमी सर्कल के अंदर जो ट्राइंगल बन रहा है उसका एंगल क्या होगा, 90 होगा, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूँ, इस डायग्राम को, इस ग्राफ को याद रख लें तो आपका ये पूरा क्वेश्चन हो जाता है। ये ए पी और दूसरा ये बी पी, ये जो लाइन इसने ड्रा नहीं की हुई आपने ड्रा कर लेनी है बी पी। इन दोनों लाइंस का आपस में एंगल जो बनना चाहिए वो 90 बनना चाहिए। तो जस्ट आपने ए पी फाइंड कर लेना है, और फिर बी पी फाइंड कर लेना है, और फिर उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट चेक करना है। डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ जाता है तो इसका मतलब कि उन दोनों के बीच में एंगल क्या है, 90 है। तो फिर मैं बता रहा हूँ, ए पी
और ये बी पी। ए पी निकाल लेना है और बी पी निकाल लेना है, उन दोनों का एंगल कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए। तो इंशाल्लाह हम इसका क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।